बता देता हूँ, तो आज पढ़ना ही है वैसे भी उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन। कनेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट से। मेरे पास टेबल होनी चाहिए, ईएमपी टेबल है। स्कूल ऑन भी कर लेते हैं, स्कूल एच ड्राइव लैब 3 नोट्स डॉट डॉक। क्लियर है? तो आज हमें पढ़ना है ओरेकल फंक्शंस में थर्ड कैटेगरी। तो ओरेकल फंक्शंस में हम लोग देख रहे थे, पहला कैटेगरी देखे थे हम लोग अरिथमेटिक फंक्शन, सेकंड हमने देखा था एग्रीगेट फंक्शंस। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस। ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी एक और है मिसलेनियस फंक्शंस, तो कभी टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मेन जो हमारा टारगेट है वो है स्ट्रिंग एंड डेट फंक्शंस की क्वेरीज को कंप्लीट करना। क्लियर? तो ये आपका जो लैब 3 का जो सिलेबस है, जो मैंने बना के दिया आपको वर्कशीट में, उसमें पहले स्ट्रिंग के टोटल 18 फंक्शंस हमें देखने हैं 1 बाय 1, और उसके बाद कुछ डेट फंक्शंस देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेरीज प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उन फंक्शंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, तो हमें कुछ टेबल में स्ट्रिंग डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईएमपी, ठीक है, तो मुझे पता चला कि कौन कौन से कॉलम ऐसे हैं जिसमें मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ई नेम नाम का एक कॉलम है जिसका डेटा टाइप जो है varchar 2 है। जॉब एक डेटा टाइप कॉलम है जिसका डेटा टाइप varchar 2 है। ठीक है, उसके बाद है आपका, बस यही दो पर्टिकुलर कॉलम्स जो हमारे वो जो हैं जिसमें हम वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर के डेटा या स्ट्रिंग डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो भी अभी वर्क करेंगे इन्हीं दोनों कॉलम पे वर्क करेंगे। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, कोई डेटा में वर्क करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्केट फंक्शन। ठीक है, तो अभी किसी ने डाउट पूछा कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर समझाइए। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हमने देखा था सेलेक्ट ई नेम, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जॉब एज ईएमपी जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो इट विल कॉन्केटिनेट ई नेम एंड जॉब। ठीक है, अगर मुझे 3 स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है तो हम लिख रहे थे, हम पहले डिस्प्ले करते हैं ई नेम, फिर जॉब को डिस्प्ले करते हैं, फिर ई नेम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और सिंगल डैश दे देते हैं और एक दे देते हैं जॉब। ठीक है, 2 बार हमने क्या किया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, तो ये देखिए नेम स्मिथ है, उसका जॉब जो है वो क्लर्क है। ठीक है, स्मिथ एक नेम है, उसका जॉब क्लर्क है, तो उसका जो है ई नेम मतलब स्मिथ डैश और फिर उसका जॉब क्लर्क करके आपको आउटपुट में आ रहा है। क्लियर है? तो ये हम यूज कर रहे थे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर में बस कितनी भी स्ट्रिंग डाल सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग 1 लिखूं, फिर कॉन्केटिनेट करूँ स्ट्रिंग 2 लिखूं। ठीक है, उसके बाद कॉन्केटिनेट करूँ, फिर स्ट्रिंग 3 करूँ, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग 4 भी कॉन्केटिनेट करूँ, तो जितने पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इसी आउटपुट को अगर मैं कॉन्केटिनेशन फंक्शन से यूज करूँ तो कॉन्केट फंक्शन विल टेक 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कॉन्केट ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज ई नेम कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट इज जॉब। ठीक है, एस ईएमपी जॉब फ्रॉम ईएमपी, सो इट विल डिस्प्ले concatenation of ename as well as their job titles। ठीक है, तो इसमें 2 स्ट्रिंग लिया हमने, पहला स्ट्रिंग फिर सेकंड स्ट्रिंग S1 एंड S2 लिया, दोनों कॉन्केटिनेट करके इसने क्या किया है, डिस्प्ले किया है। ठीक है, अब मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए जैसा आउटपुट हम
पहले कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर्स निकाल पा रहे थे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा नेस्टिंग। तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्केट ऑफ ई नेम कॉमा डैश, और फिर मैं लिख रहा हूँ कॉमा जॉब एस ई एम पी जॉब फ्रॉम ई एम पी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैं कॉन्केटिनेशन यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर रहा हूँ, पहले ई नेम और डैश को कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, फिर इससे जो आउटपुट आ रहा है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं जॉब को कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आउटपुट आना चाहिए, जो आउटपुट हमने पहले डिस्प्ले किया है, स्मिथ डैश क्लर्क। क्लियर है? और now the same query can also be written as concat of ename comma concat of dash comma job। मतलब मैं आखिरी दो को क्या कर रहा हूँ, पहले कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, फिर उसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ ई नेम से। ठीक है? इसमें भी मेरा आउटपुट सेम आएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्केट फंक्शन कैन ओनली टेक 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है? वेयर एज कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर से अगर हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि कितने भी स्ट्रिंग को मैं कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है? लेकिन कॉन्केट फंक्शन कैन ओनली कॉन्केट 2 स्ट्रिंग्स। अब मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग कॉन्केट करना है तो मुझे नेस्टिंग परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो डाउट क्लियर हुआ जिसने पूछा था कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर जो फंक्शन पूछा था? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है लेंथ ऑफ द फंक्शन, लेंथ ऑफ द नेम्स। तो अगर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा लेंथ ऑफ ई नेम एस ई एम पी लेंथ from EMP. So it will display the names of employee along with their string length. ठीक है? नेम ऑफ एम्प्लॉय along with their string length. तो स्मिथ में 5 कैरेक्टर्स है, इसकी स्ट्रिंग लेंथ क्या आ रही है, 5 आ रही है। एलन में भी 5 कैरेक्टर्स हैं तो उसमें भी आ रही क्या, 5 आ रही है। वार्ड में 4 लेटर्स हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ क्या आ रही है उसकी, 4th। क्लियर है? अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने देखा था फर्स्ट लैब में कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज whose names are 4 character long। तो हम क्या निकाल रहे थे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम लाइक, और लाइक करके हम रहे थे 1 2 3 4, और हम क्या कर रहे थे, अंडरस्कोर दे रहे थे। ठीक है? मतलब पहला कैरेक्टर भी कुछ भी होना चाहिए, सेकंड भी कुछ भी होना चाहिए, थर्ड भी कुछ भी होना चाहिए, फोर्थ भी कुछ भी होना चाहिए, लेकिन उसकी जो स्ट्रिंग लेंथ होनी है 4 ही होनी चाहिए। तो ये आउटपुट आ रहा था हमें। नाउ दिस क्वेरी कैन ऑल्सो बी रिटन एज where length of ename that is equals to 4। क्लियर है? बोथ दी क्वेरीज आर इक्विवेलेंट क्वेरीज, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आउटपुट सेम ही आएगा। क्लियर है? तो ये लेंथ फंक्शन को हम वेयर क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं, या हम ये कहें कि जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग फंक्शंस है उनको हम वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं। ठीक है? वेयर एज हमने जो ग्रुप फंक्शंस पढ़ा था उसको हम वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसको हम वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? सो नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस आर सर लेंथ फंक्शन के लिए len भी यूज कर सकते हैं कि सर लेंथ पूरा मतलब उसमें फंक्शन के नेम पे रहता है। नेट पे सर len भी दिखा रहा था, क्योंकि दिखा रहा है। हाँ सर, करके देख लेते हैं। नहीं काम कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है सर len। ओके, पता नहीं सर उसमें दिखा रहा, तो हो सकता है सर वो एसक्यूएल वाले में भी कर सपोर्ट करता है। मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम अभी जो ओरेकल का सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, ओरेकल का मतलब एसक्यूएल जो सिंटेक्स पढ़ रहे हैं ओरेकल में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो सिंटेक्स तो सारे डीबीएमएस में सेम रहेंगे, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो अभी हम ओरेकल के पढ़ रहे हैं, दूसरे डीबीएमएस में उसका फंक्शन नेम दूसरा हो जाएगा। तो ये len जो है आपका माईएसक्यूएल में काम कर रहा होगा। यस सर, माईएसक्यूएल में कर रहा है सर। ठीक है? तो माईएसक्यूएल में len होता होगा, यहाँ पर वो लेंथ करके है। ओके सर, ठीक है, लेंथ कर। ठीक है? तो ये अलग अलग डीबीएमएस में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा इनिट कैप ऑफ ई नेम कॉमा लोअर ऑफ ई नेम कॉमा अपर ऑफ ई नेम फ्रॉम EMP। So it will display initial capital, lower and upper। ठीक है?
इनिट कैप स्टैंड्स फॉर इनिशियल कैपिटल, ठीक है। इनिशियल कैपिटल मींस फर्स्ट कैरेक्टर जो है इनका, देखिए वो क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मेरा कैपिटल हो गया। स्मिथ का एस कैपिटल है, एलन का ए कैपिटल है, वार्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, जोन्स का जे कैपिटल है, बाकी सारे के सारे क्या है, स्मॉल है, ठीक है। लोअर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा लोअर केस में डिस्प्ले कर रहा है, अपर कर रहा हूँ तो पूरा पूरा अपर केस में डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ई नेम लिख रहा हूँ तो वो उसी केस में डिस्प्ले कर रहा है जिस केस में वो स्टोर्ड है आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो ई नेम वही दिखा रहा है जो डेटाबेस में है, लोअर केस में दिखा रहा है, अपर केस में दिखा रहा है, और इनिट कैप स्टैंड्स फॉर इनिशियल कैपिटल। क्लियर। अब अगर मुझे डिस्प्ले करना है इंस्टेड ऑफ नेम, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूं दिनेश कुमार भावनानी, तो मुझे देना पड़ेगा सिंगल कोट्स में, ठीक है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोट्स में दे रहा हूं। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, और इंस्टेड ऑफ ई नेम मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिनेश कुमार भावनानी। लोअर में भी आते हैं तो इंस्टेड ऑफ ई नेम मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिनेश कुमार भावनानी। अपर में भी इंस्टेड ऑफ ई नेम मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिनेश कुमार भावनानी। और यहाँ पर फ्रॉम में भी इंस्टेड ऑफ ईएमपी टेबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यूअल टेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी कॉलम मैंने रेफर नहीं किया ईएमपी का, तो ईएमपी को मैं वहां से हटा दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा है दिनेश कुमार भावनानी, इनिट कैप ऑफ दिनेश कुमार भावनानी, तो इट विल डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करेगा ये, डी कैपिटल, ठीक है। तो इट विल डिस्प्ले डी कैपिटल, के कैपिटल, बी कैपिटल। करके देखते हैं, देखिए डी कैपिटल, के कैपिटल, बी कैपिटल, ठीक है। तो जितने भी स्पेसेस हैं उसके बाद जो स्ट्रिंग चालू हो रही है उसको भी क्या करेगा, वो इनिशियल कैपिटल कर देगा। क्लियर है। लोअर केस मतलब कंप्लीटली लोअर केस में है, अपर केस मतलब कंप्लीटली अपर केस में है, ठीक है। और ये तो मेरा जो मैंने डिस्प्ले किया है वही डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है। सो इनिट कैप स्टैंड्स फॉर इनिशियल कैपिटल और इट इज आल्सो नोन एज प्रॉपर केस, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस प्रॉपर केस, एस लोअर केस, एस अपर केस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, रिपोर्ट में डिस्प्ले करेगा प्रॉपर केस, लोअर एंड अपर। क्लियर है। सो प्रॉपर केस इज नोन एज इनिशियल कैपिटल केस। इसमें पहला कैरेक्टर क्या रहता है, कैपिटल रहता है, बाकी सब क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन में आ जाते हैं। अभी तक हमने कौन कौन फंक्शन पढ़ा, हमने कॉन्केट पढ़ा, हमने लेंथ पढ़ा, उसके बाद इनिट कैप, लोअर अपर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस। इससे हम लिखते हैं सेलेक्ट ई नेम कॉमा एल्ट्रिम ऑफ ई नेम, या एक काम करते हैं, इनसे पहले हम देख लेते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस ऑफ ई नेम कॉमा कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एन फ्रॉम ई, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है रिप्लेस ऑफ ई नेम कॉमा कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एन। सो इट विल रिप्लेस एवरी ऑकरेंस ऑफ कैपिटल एम टू देयर कैपिटल एन। तो जैसे मार्टिन एक नाम था, मार्टिन में एम था, उसको क्या कर दिया, उसे नार्टिन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मिलर में भी एम था, तो इसने क्या किया, एन कर दिया। क्लियर है। अब इसी क्वेरी को अगर मैं चेंज करूं, इसी क्वेरी में मैं अगर चेंज करूं, चेंज करके मैं लिखूं एम आई एंड सपोज टी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एम आई को एन टी से रिप्लेस करेगा, ठीक है। एम आई को एन टी मतलब एम और आई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन एन और आई का बन रहा है, उसी कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा वो एन टी से। इसका मतलब ये है कि एम ही रहेगा, अगर एम के साथ आई आएगा तो ही मैं उसको चेंज करूंगा, ठीक है। सो रिप्लेस विल रिप्लेस वन सेट ऑफ स्ट्रिंग टू अनदर सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वन सेट ऑफ स्ट्रिंग टू अनदर सेट ऑफ स्ट्रिंग। एम आई के कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, वो एन टी से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एम ही रहेगा, अगर एम आई होगा तो ही उसको एन टी से रिप्लेस करेगा, अदरवाइज एम ही रहेगा और टी ही रहेगा।
सॉरी आई आई रहेगा। क्लियर है? और इसी को हम देखते हैं, अच्छा इसमें जो थर्ड आर्गुमेंट है वो क्या है मेरा, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब मैं इसको अगर हटा दूं तो ये क्या करेगा, एम आई के ऑकरेंस को हटा ही देगा। तो एम आई अगर है यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए एम आई हट चुका है। क्लियर है? तो एम आई का जितना भी ऑकरेंस रहेगा उसको मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। क्लियर है? सो दिस इज रिप्लेस फंक्शन। वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को दूसरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स को विद इन ए स्ट्रिंग क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑफ ई नेम कॉमा एम कॉमा एन फ्रॉम emp. So it will translate every m to every n. ठीक है, जहां जहां m है, यहाँ पे देखिए मार्टिन में m था तो उसको नार्टिन कर दिया, मिलर में m था तो मिलर कर दिया, जेम्स में m था तो जेम्स हो गया, एडम्स में m था तो एडम्स हो गया। ठीक है, इसका आउटपुट और इसका जो आउटपुट है सेम आ रहा है, इसका ये वाला। यहाँ पे भी देखिए एडम्स एंड जेम्स हो गया है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? आवाज आ रही किसी को? आ रही सर। पहला डिफरेंस तो ये है कि ट्रांसलेट में थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, रिप्लेस पे थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल था, यहाँ पर थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल नहीं है, आपको थर्ड आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड डिफरेंस ये है कि अब अगर मैं वन सेट ऑफ स्ट्रिंग को अनदर सेट ऑफ स्ट्रिंग लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, सो इट विल ट्रांसलेट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मींस एवरी ऑकरेंस ऑफ m इज रिप्लेस्ड बाय n, एवरी ऑकरेंस ऑफ i रिप्लेस्ड बाय t। तो अगर मार्टिन लिखा हुआ है तो ये देखिए m की जगह n हो गया है, यहाँ पर i भी था तो उसकी जगह t हो गया है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो m है, m की जगह n, i की जगह t, वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, m i का कॉम्बिनेशन है तो n i की कॉम्बिनेशन को n t से तो करेगा ही करेगा, क्योंकि m को n कर रहा है, i को t कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ i है, जैसे किंग में सिर्फ और सिर्फ i है, तो भी उसको t से क्या कर दिया, उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जबकि रिप्लेस क्या कर रहा है, वन सेट ऑफ स्ट्रिंग को अनदर सेट ऑफ स्ट्रिंग से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। सेकेंड डिफरेंस ये था कि रिप्लेस में थर्ड आर्गुमेंट जो है वो ऑप्शनल है, जबकि ट्रांसलेट में थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम। तो मैंने लिखा एल ट्रिम ऑफ ई नेम कॉमा, अब मुझे लेफ्ट साइड से क्या ट्रिम करना है, तो मैं लिखता हूं कैपिटल M। क्लियर है? सेकेंड हम लिखते हैं आर ट्रिम, और आर ट्रिम करके भी लिखता हूं मैं ई नेम कॉमा कैपिटल M फ्रॉम emp। So L trim will trim capital M from left side, R trim will trim capital M from right side। ठीक है, ट्रिम मतलब रिमूव कर देने वाला कैरेक्टर। तो मार्टिन में देखिए लेफ्ट साइड में है तो वो M हट गया है यहाँ पर, मिलर में भी लेफ्ट साइड में है तो वो M हट गया है। अब M किसी के भी राइट साइड में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगर इसी क्वेरी को मैं चेंज करूँ, चेंज करके मैं लिखूँ इंस्टेड ऑफ कैपिटल M मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल S, तो मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं जिसमें कैपिटल S जो है मेरा वो लेफ्ट साइड में है, तो स्मिथ था तो वो मिथ हो गया, स्कॉट था तो वो कॉट हो गया। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में मेरे पास जेम्स था तो ये यहाँ पे देखिए आर ट्रिम में जेम हो गया, एडम्स था तो एडम हो गया, जोन्स था तो जोन हो गया। क्लियर है? तो लेफ्ट ट्रिम, एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है, आर ट्रिम मतलब राइट साइड से ट्रिम करना है। क्लियर है? अगर मुझे दोनों साइड से एस ट्रिम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा ट्रिम। तो थर्ड फंक्शन देखते हैं ट्रिम। तो ट्रिम के लिए हम देखते हैं
यहाँ पे हम लिखता हूँ ट्रिम, और ट्रिम करके लिखता हूँ मैं कैपिटल एस फ्रॉम ई नेम, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। कैपिटल एस फ्रॉम ई नेम मतलब कैपिटल एस को क्या करेगा, वो ट्रिम कर देगा, ठीक है। ट्रिम कर देगा मतलब लेफ्ट साइड में भी कैपिटल एस नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉट हो गया, स्मिथ का मिथ हो गया, जोन्स का जोन हो गया, एडम्स का एडम हो गया, जेम्स का जेम हो गया, ठीक है। सो कैपिटल एस फ्रॉम ई नेम, तो कैपिटल एस फ्रॉम ई नेम में हमारे पास ट्रिम में क्या है, 3 आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ बताऊं तो ट्रिम में 3 आर्गुमेंट है, लीडिंग, ट्रेलिंग एंड बोथ। बाय डिफॉल्ट ये लेता है बोथ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चेंज करूं, मैं यहाँ पे चेंज करके लिखूं बोथ, तो ये आउटपुट सेम आएगा, जो भी आउटपुट आ रहा है वही आएगा, ठीक है। देखिए स्मिथ में से एस हट गया, स्कॉट में से एस हट गया, जोन्स में से हट गया, जेम्स में से हट गया, जेम्स में भी हट गया, ठीक है। और अगर मैं इंस्टेड ऑफ बोथ में लिखूं लीडिंग, लीडिंग मतलब अब ये क्या कर रहा है, लीडिंग कैपिटल एस को ट्रिम करेगा, मतलब एल ट्रिम, और इसका आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। तो जो आउटपुट एल ट्रिम में आ रहा है वही आउटपुट आपका ट्रिम में आ रहा है, ठीक है। जो आउटपुट मेरा एल ट्रिम में आ रहा है, स्कॉट में से भी ऐड हट गया, यहाँ पे भी क्लियर है। राइट साइड में अभी भी एस है, वो राइट साइड के एस को ट्रिम नहीं किया है, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैं लीडिंग में यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ट्रेलिंग लिखता हूँ। ट्रेलिंग लिख रहा हूँ तो मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रेलिंग मतलब सबसे आखिरी वाले जो ट्रेल में है उनको हटाएगा। तो एडम, जोन और जेम को क्या कर दिया उसने, जोन, एडम और जेम कर दिया है। लेफ्ट साइड वाले अभी भी इसमें हैं, तो अब इसका आउटपुट और आर ट्रिम का आउटपुट सेम है, क्लियर है। हेलो सर। हाँ हाँ पूछिए। सर एल ट्रिम और आर ट्रिम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर ट्रिम होगा क्या? नहीं, एक से ज्यादा कैरेक्टर ट्रिम होंगे, वो भी बताना था मुझे। अब अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टी एस में यहाँ पे करता हूँ, टी लिख देता हूँ। देखिए स्कॉट में, देखिए स्कॉट में जो है 2 टी थे, तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों टी गायब हो गए, यहाँ भी दोनों टी के दोनों टी भी गायब हो गए, ठीक है। मतलब राइट साइड में वो टी होना ही नहीं चाहिए। आर ट्रिम लिखा है मैंने, आर ट्रिम मतलब राइट साइड में टी होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, वो सारे टी को क्या करेगा, ट्रिम कर देगा, क्लियर है। सर तो लेफ्ट साइड कैसे डिसाइड होगा, मतलब लेफ्ट साइड स्ट्रिंग के कैसे सेंटर डिसाइड से? होगा, वो तो जो स्ट्रिंग पास करोगे तुम उससे डिसाइड करेगा ना वो। ओके। जैसे स्कॉट एक स्ट्रिंग हमने पास की, तो उसके राइट साइड में ही था, तो राइट साइड के दोनों टी को गायब कर दिया, लेफ्ट साइड में टी था नहीं, क्लियर है। अब ये जो ट्रेलिंग, लीडिंग और ये हम कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं, सिर्फ ई नेम लिखूं, तो ये क्या करेगा, ये दोनों साइड से स्पेसेस को ट्रिम करेगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई स्पेसेस है ही नहीं, इसलिए इसने क्या किया, हटाया नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, पहले देता हूँ स्पेसेस कुछ, फिर लिखता हूँ मैं दिनेश, फिर कुछ स्पेसेस देता हूँ, मैं लिखता हूँ कुमार, फिर कुछ स्पेसेस देता हूँ, मैं लिखता हूँ भावनानी, और उसके बाद भी कुछ स्पेसेस दे देता हूँ। अब ये कुछ स्ट्रिंग जो मैंने ली है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। अब मैंने न तो लीडिंग लिखा है, न तो मैंने ट्रेलिंग लिखा है, तो ये क्या करेगा, बहुत यूज करेगा। और मैंने कोई कैरेक्टर भी स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कौन सा कैरेक्टर ट्रिम करना है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ले लेगा ब्लैंक स्पेस। तो देखिए पहली बात तो इसमें से ईएमपी हटा के अब हमें कर देना है ड्यूअल, इसमें कोई कॉलम नहीं है, अब किसी कॉलम डेटा को हम नहीं ले रहे हैं, रियल डेटा में काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 स्पेसेस थे, यहाँ पे उसने हटा दिए हैं। यहाँ पर भी देखिए 3 स्पेसेस थे, यहाँ पे भी उसने हटा दिए हैं। बीच के स्पेसेस मैं नहीं हटाया, क्योंकि वो न तो लेफ्ट साइड में थे न तो राइट साइड में थे। मैंने यूज़ किया है ट्रिम, ठीक है। ट्रिम यूज़ किया मतलब अब वो मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो मैं लेफ्ट साइड से हटा सकता हूँ या तो मैं राइट साइड से हटा सकता हूँ, क्लियर है। तो एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड से ट्रिम करना, आर ट्रिम मतलब राइट साइड से ट्रिम करना, क्लियर है। अब अगर मुझे दोनों साइड से ट्रिम करना है तो मैं लिख रहा हूँ ट्रिम, और अगर मुझे बीच से ट्रिम करना हो तो मैं क्या करूँगा। हाँ कोई डाउट पूछ रहा था कि कुछ? सर शुरुआत में एम है और
सेकंड लास्ट लेटर भी एम है और हमने शुरुआत एल ट्रिम किया शुरुआत में हाँ एम है, सेकंड और लास्ट लास्ट में में भी, भी एम है। लास्ट में भी एम है। सब कोई स्ट्रिंग बताओ चलो फटाफट। मरियम स्पेलिंग एम ए बताओ। आर M-A-R MARIYAM। Y-A-M। ठीक है। अगर इसमें हमने एल ट्रिम किया एम को हाँ तो इसमें फिर देखिए, इसको तीनों तरीके से यूज करके देखते हैं। अगर मैंने एल ट्रिम लिखा और एल ट्रिम करके मैं सेकंड आर्गुमेंट दे रहा हूँ एम, तो ये लेफ्ट साइड से ट्रिम करेगा, ठीक है। अगर मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं क्या किया, मैं लिखता हूँ आप आर ट्रिम, तो ये राइट साइड से एम को क्या करेगा, हटाएगा। और मैं लिखता हूँ ट्रिम, और ट्रिम करके मैं लिखता हूँ कैपिटल एम फ्रॉम, और फिर लिखता हूँ मैं मरियम। ये दोनों एम को क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। ये देखिए, ये एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड से ट्रिम हो गया, आर ट्रिम मतलब राइट साइड से ट्रिम हो गया, और ट्रिम मतलब दोनों साइड से क्या कर दिया, उसने ट्रिम कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड से ट्रिम, आर सर ट्रिम मुझे मतलब वही राइट साइड से पूछना ट्रिम। था हाँ सर मुझे वही पूछना था कि अगर वो लेफ्ट से स्टार्ट करता है तो फिर वो कौन से कैरेक्टर तक पहुंच के रुक जाएगा, कौन मतलब से सेंटर करेक्टर? तक पहुंच के रुकेगा। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कैपिटल डबल एम दे दिया तो ये सर दोनों डबल और एम को अगर हटा देगा। वाई के बाद भी एम लिखा आपने तो वाई के बाद एम लिखा तो हाँ, वो नहीं हटाएगा उसको। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये एम यहाँ से हटा दिया और ये ऐसा हुआ, अगर मान को चलते हैं, है ना, तो ये एम जो है स्टार्टिंग से हटा सकता है या तो आखिरी से हटा सकता है, बीच से हटा नहीं सकता। बीच वाला एम रहेगा ही रहेगा। अब मेरा डाउट यही है कि अगर मुझे बीच से भी हटाना है तो कैसे करेंगे? मतलब मेरे स्ट्रिंग में एम रहना ही नहीं चाहिए। बनेगा? रिप्लेस कर देंगे इसको। वेरी गुड। अभी हमने पढ़ा कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिप्लेस, और रिप्लेस में हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एम दे रहे हैं, सॉरी सेकेंड आर्गुमेंट हम एम दे रहे हैं, थर्ड आर्गुमेंट हम दे ही नहीं रहे हैं। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, उसको वो हटा ही दे रहा है। उसको हटा ही दे रहा है मतलब अब यहाँ पे एम हट गया, कहीं भी एम नहीं रहेगा, न तो स्टार्टिंग में, न तो एंड में, न तो बीच में, कहीं पर भी वो एम नहीं रहेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? सो एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम। ट्रिम में मैंने स्पेसेस को भी ट्रिम करना सिखा दिया आप लोगों को कि स्पेस ट्रिम करना है, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेता है। ठीक है, एल ट्रिम और आर ट्रिम में जो आपका जो सेकंड कैरेक्टर है वो आपका ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ट्रिम में जो है वो जो आप ट्रिम कर रहे हैं वो ऑप्शनल हो सकता है, क्योंकि आप अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो स्पेसेस को ट्रिम कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एलपैड एंड आरपैड। तो एलपैड एंड आरपैड दो ऐसे फंक्शन हैं जिसमें तीन आर्गुमेंट्स हैं। तो हम देखते हैं पहले तो सेलेक्ट ई नेम कॉमा एलपैड ऑफ ई नेम कॉमा, अब मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बनानी है, तो मैंने लिया सपोज 8 करके मैं कौन सा स्ट्रिंग पैड करना चाहता हूँ मैंने दे दिया स्टार। सिमिलरली आरपैड में मैं दे रहा हूँ ई नेम कॉमा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉमा क्या पैड करना है मुझे, तो मैंने लिखा स्टार फ्रॉम EMP। सो एलपैड मीन्स लेफ्ट साइड से पैडिंग करना है, आरपैड मीन्स राइट साइड से पैडिंग करना है। पैडिंग क्या क्यों करना है, मुझे स्ट्रिंग बनानी है 8 कैरेक्टर्स की। मेरी स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स की है, 5 कैरेक्टर्स की। मुझे बनाना है 8 कैरेक्टर्स, तो मुझे लेफ्ट साइड से पैड करने पड़ेंगे 3 स्टार। ठीक है, जो थर्ड आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है, अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको स्पेसेस पैड कर देता है। अगर मैंने नहीं दिया तो देखिए ये क्या किया, स्पेसेस पैड कर दिया इसने। सिमिलरली आर पैड में मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया मैंने 8, 5 कैरेक्टर्स नेम में थे तो उसने 8 किया, 8 करने के लिए 3 क्या किया उसने, स्टार राइट साइड से पैड किए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि स्टार ही दें आप, आपको जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग अच्छा लगता है वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे @ स्पेसिफाई करना है तो मैं @ यहाँ पे दे सकता हूँ।
वो क्या करेगा, @ को प्लेस कर देगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से पैडिंग कर देगा। क्लियर है? तो अब ये lpad और rpad फंक्शन पढ़ा तो सही हमने, लेकिन इसका यूज क्या है, कौन बता सकता है? कहाँ यूज कर सकते हैं इस फंक्शंस को हम अपने रिपोर्ट्स में? सर स्ट्रिंग्स को इक्वल करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को इक्वल करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप ढंग सॉर्टिंग के लिए नहीं, अगर आप ढंग से देखें, ये पर्टिकुलर जो आउटपुट दिख रहा है आपको, मैंने lpad किया है, ठीक है, lpad करके मैंने स्ट्रिंग की लेंथ किया 8, तो ये क्या किया, राइट अलाइन हो गया है। देखिए, अगर मैंने rpad किया है तो लेफ्ट अलाइन हो गया है। क्लियर है? lpad कर रहा हूं तो मैं लेफ्ट साइड से पैडिंग कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से पैडिंग कर रहा हूं मतलब स्ट्रिंग मेरी राइट अलाइन हो रही है। क्लियर है? और rpad कर रहा हूं मतलब मैं राइट साइड से पैडिंग कर रहा हूं, मतलब स्ट्रिंग जो है मेरी वो लेफ्ट अलाइन हो गई है। क्लियर है? तो ये दोनों फंक्शन जो हैं, ये दोनों फंक्शन अलाइनमेंट के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा जरूर है कि पैड द लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग, पैड द राइट ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका यूज हो रहा है अलाइनमेंट के लिए। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने दिया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। हाँ, ये रहा, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज राइट अलाइन 8 कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है आपको। 8 कैरेक्टर्स राइट अलाइन करना है तो आपको स्पेसेस ही पैड करने हैं, तो लेफ्ट साइड से स्पेसेस पैड करने हैं, तो इसमें lpad यूज होगा क्योंकि राइट अलाइन कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ltrim, rtrim, trim, lpad, rpad हो गया है। इसके बाद दो फंक्शंस और हैं, ASCII और CHR, छोटे से फंक्शन हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट ASCII ऑफ लेट सपोज कैपिटल A, कॉमा लिखता हूँ CHR ऑफ 65 फ्रॉम 12, so it will display the ASCII value of capital A। ठीक है, ASCII will print the ASCII value of string और CHR will print the character based on the ASCII value। तो मैंने 65 दिया, 65 किसका ASCII वैल्यू है, वो है कैपिटल A का। अब अगर मैं यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देता हूँ तो भी वो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर का ही लेगा। अगर मैंने पूरा दिनेश लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ D, कैपिटल D का ही ASCII वैल्यू लेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर फंक्शन है, एक ही कैरेक्टर लेगा। ठीक है, पूरे स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू नहीं निकालेगा, वो सिर्फ पहले कैरेक्टर का ASCII वैल्यू निकालेगा। क्लियर है? तो ASCII एंड CHR ये दोनों फंक्शन एकदम इजी हैं। ये ASCII वैल्यू निकालता है और ये कैरेक्टर निकालता है बेस्ड ऑन दी ASCII वैल्यू। क्लियर है? एक है रिवर्स फंक्शन, ये भी बहुत इजी है। अगर मुझे नेम एम्प्लॉय के जो नेम्स हैं वो रिवर्स में प्रिंट करने हैं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिवर्स ऑफ ई नेम। पहले नेम डिस्प्ले हो रहा है और ये उसका रिवर्स प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? तो अब अगर आपको पता करना है कि कौन सा, अगर आपको डिस्प्ले करना है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज whose names are palindrome, तो आपको क्या करना है, उसका नेम और उसका जो रिवर्स ऑफ नेम है दोनों को इक्वल कर देना है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब है कि वो नेम को मुझे डिस्प्ले कर देना है। क्लियर है? तो ये उसके काम आ सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? अब दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो हैं instr और substr, जो सबसे ज़्यादा यूज आपको यहाँ पर करने हैं। instr will find the location of the string। क्लियर है? तो अगर मैं लिखूँ select ename, instr ename, अब मैं instr का जो आर्गुमेंट्स हैं, instr में टोटल 4 आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है किस कैरेक्टर को मुझे सर्च करना है, फिर मैं दे रहा हूँ स्टार्टिंग पोजीशन और फिर मैं दे रहा हूँ नंबर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपने नेम में से कैपिटल M को सर्च करना है फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन से फर्स्ट ऑकरेंस फ्रॉम EMP। तो अगर हम देखें स्मिथ में, ठीक है, स्मिथ एक नेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये है मेरा स्मिथ, ठीक है, अगर मैं स्मिथ लिखूं तो स्मिथ में जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5।
ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि इनमें में से m का लोकेशन फाइंड करो। m का लोकेशन अभी क्या है, सेकंड है, लेकिन ये मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट ऑकरेंस, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है और बढ़ के मुझे क्या करना है, पहला ऑकरेंस निकालना है। पहला ऑकरेंस मुझे निकल रहा है सेकंड पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 1 की जगह 2 कर दूं यहाँ पर ऑकरेंस में, तो स्मिथ में अब सेकंड ऑकरेंस है ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैपिटल T, ठीक है, अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है स्कॉट, तो SCOTT, ठीक है, अगर मैं इसका लोकेशन फाइंड करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब T का पहला ऑकरेंस मेरा कौन सी जगह पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे। सेकंड ऑकरेंस मेरा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, सेकंड ऑकरेंस निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके क्या कर दूं, मैं इसको कर दूं फर्स्ट ऑकरेंस, ये आएगा 4। ये देखिए, इंस्टेड ऑफ 5 ये क्या दिखा रहा है, सॉरी, इंस्टेड ऑफ 5 ये क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्कॉट बाकी जगह भी T था, लेकिन सेकंड ऑकरेंस किसी में भी T नहीं था, पहला ही ऑकरेंस था। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेकंड ऑकरेंस दिखा रहा है 4, सॉरी हाँ, फर्स्ट ऑकरेंस दिखा रहा है 4, सेकंड ऑकरेंस दिखा रहा है 5, ये दिखा रहा है हम पहले पोजीशन से, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूं सेकंड पोजीशन से भी पहला ऑकरेंस मेरा यही दिखा रहा है 4 और 5, थर्ड पोजीशन से भी मेरा 1 और 2 दिखाएगा। अगर मैं फोर्थ पोजीशन से देखना चालू करूं, ठीक है, फोर्थ पोजीशन से देखना चालू करूं, तो भी मेरे को क्या दिखा रहा है, पहला ऑकरेंस 4th पे दिखा रहा है और सेकंड ऑकरेंस मेरे को 5 पे दिखा रहा है। लेकिन मैं 5,1 करता हूं तो मुझे पहला ऑकरेंस मिलेगा, लेकिन सेकंड ऑकरेंस मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे देखता हूँ 5,1, तो ये दिखाएगा 5, स्कॉट में क्या आएगा, 5 पोजीशन पे दिखाएगा। लेकिन 5,2 अगर करता हूँ तो सेकंड ऑकरेंस मेरे पास अब उसका नहीं है, इसलिए सारे क्या हो रहे हैं, 0 दिखा रहे हैं। क्लियर है? मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब मैं कहाँ से देखना स्टार्ट कर रहा हूँ और कौन सा ऑकरेंस देख रहा हूँ, पहला ऑकरेंस की, दूसरा ऑकरेंस की, तीसरा ऑकरेंस। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे टर्नर एक नेम है, टर्नर में 2 R है, ठीक है, तो मुझे टर्नर के दोनों ऑकरेंस मुझे प्रिंट करने हैं। तो मैंने लिखा हूँ कैपिटल R का फर्स्ट पोजीशन से पहला ऑकरेंस, कॉमा, यहाँ कर देते हैं एश फर्स्ट ऑकरेंस, और फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉमा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑकरेंस, और यहाँ पे कर देते हैं 2। तो फर्स्ट ऑकरेंस इज एट पोजीशन 3, सेकेंड ऑकरेंस इज एट पोजीशन 6। वार्ड में पहला ऑकरेंस है, दूसरा ऑकरेंस है ही नहीं। मार्टिन में भी पहला ऑकरेंस है, दूसरा ऑकरेंस नहीं है। क्लार्क में भी पहला ऑकरेंस है, दूसरा ऑकरेंस नहीं है। सिमिलरली फोर्ड में भी और मिलर में भी पहला ऑकरेंस है, दूसरा ऑकरेंस नहीं है। एक ही स्ट्रिंग थी जिसमें R के 2 ऑकरेंस थे, इसलिए सेकंड ऑकरेंस में दूसरे में ही आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? अब इसमें जो नंबर ऑफ ऑकरेंस और जो स्टार्टिंग पोजीशन है, दोनों के दोनों ऑप्शनल पैरामीटर हैं, मतलब मैं यहाँ से इन दोनों को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, पहले पोजीशन से पहला ऑकरेंस ही लेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन भी 1 लेगा, ऑकरेंस भी मेरा क्या लेगा, 1 लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूं और मैं लिखता हूं -1,1, क्लियर है? तो -1,1 मतलब अब मैं पहुंच गया हूं आखिरी पोजीशन पे और वहां से क्या कर रहा हूं, पहला ऑकरेंस देख रहा हूं रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर मेरी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, टर्नर थी, TURNER, ये मेरा था टर्नर। तो मेरा जो पोजीशन है वो अभी भी क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1,1 लिख रहा था तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने -1,1 लिखा है, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में जाने के बाद मुझे R का पहला ऑकरेंस कहाँ मिल रहा है, मुझे एट पोजीशन 6 मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। पोजीशन उसकी जो 1 2 3 4 5 6 मैंने जो ऊपर लिखा है वो पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी।
इसका मतलब है कि टर्नर का पहला ऑकरेंस पीछे से 6 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर मैं सेकंड ऑकरेंस निकालूं इसी में, अगर मैंने इसका क्या किया, इसका यहाँ पे मैं निकाला सेकंड ऑकरेंस, तो अब ये दिखाएगा थर्ड पोजीशन। ये देखिए टर्नर का आप क्या दिखा रहा है, थर्ड पोजीशन। क्यों? क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूं तो इसकी पोजीशन थर्ड पे मेरे को क्या मिल रहा है, सेकंड ऑकरेंस मिल रहा है। क्लियर है? तो InStr विल फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब एक क्वेश्चन और देखा था हमने फर्स्ट लैब में क्वेश्चन देखा था कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज सेकंड लेटर इज कैपिटल आई। देखा था एक क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज whose name second letter is capital I। तो हमने लिखा था फर्स्ट को डिस्कार्ड कर दिया था हमने, और सेकंड को हमने क्या किया था, कैपिटल आई लिया था, और उसके बाद हमने दिया था परसेंटेज। तो ये दिखा रहा था किंग एंड मिलर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन और कैसे बना सकते हैं हम लिख सकते हैं वेयर InStr ऑफ ई नेम कॉमा कैपिटल आई दैट इज इक्वल टू 2, सेकेंड पोजिशन इज कैपिटल आई, सेकेंड पोजीशन इज कैपिटल आई। तो ये दिखा रहा है किंग एंड मिलर दोनों दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने लोकेशन निकाल दिया कि आई का जो लोकेशन है वो होना चाहिए 2, सेकेंड पोजीशन पे होना चाहिए। क्लियर है? तो दिस क्वेरी इज सेम एज दिस क्वेरी। क्लियर है? फिर आ जाते हैं सब STR। हाँ, किसी कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही। नेक्स्ट फंक्शन आ जाते हैं सब STR विल फाइंड द सब स्ट्रिंग। ई नेम लिखा मैंने लिखा सब STR। अब सब STR में भी 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पहला है लेंथ, पहला है स्ट्रिंग के बाद है मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन के बाद है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा इतने लेंथ की स्ट्रिंग को, क्या करेगा, उस स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ई नेम कॉमा, और मुझे चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन, तो मैंने लिया 1, उसके बाद मैं लेता हूँ 3। सो इट विल फेच 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। तो स्मिथ मेरा एक स्ट्रिंग है, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन मेरा S है, सेकंड पोजीशन I है, सॉरी M है, तीसरा पोजीशन मेरा I है। तो ये 3 कैरेक्टर्स फेच करके ला रहा है, तो ये आ रहा है SMI। LN में भी ALL ऑल करके निकाल रहा है, वार्ड में भी WAR निकाल रहा है, JON निकाल रहा है, MAR निकाल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स फेच करके ला रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब स्ट्रिंग 1 से लेकर 3 तक निकाल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन से ले रहा था, अगर मैं सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स फेच करूं तो ये क्या करेगा, MIT करेगा, LLE करेगा, ARD करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेकंड पोजीशन से 3 लेंथ की स्ट्रिंग को फेच करके ला रहा है। इसमें अगर मैं थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल है, अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं 2 और 2 के बाद छोड़ दूं, तो क्या करेगा, जितनी भी लेंथ बची है पूरे के पूरे कैरेक्टर से क्या करेगा, फेच करेगा। तो सेकंड कैरेक्टर से क्या कर रहा है, बाकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। तो MITH LLNE ARD ONES ARTIN LAKE ऐसे करके पूरे क्या कर रहा है, फेच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने पहले कैरेक्टर को पूरी तरह डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। अब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, मैंने उसको ट्रिम कर दिया है, चाहे वो S हो, चाहे वो M हो, चाहे वो L हो, कुछ भी हो, मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रिम कर दिया। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -1,3, तो ये क्या दिखाएगा, कोई बता सकता है? अगर मैंने स्मिथ इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या आएगा? लास्ट के 3 कैरेक्टर, लास्ट के 3 कैरेक्टर, 4 5 6। ये लास्ट का 1 कैरेक्टर ही दिखाएगा। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन वर्क करता है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है ना। ये मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया, मतलब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। यहाँ पहुंचने के बाद मैं 3 कैरेक्टर्स फेच कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो कैरेक्टर एक ही बचे ना,
बाकी कैरेक्टर्स तो ही नहीं मेरे पास। क्लियर है? फैच जो करेगा वो इसी डायरेक्शन में फैच करेगा, वो ऐसा करके फैच नहीं करेगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ -1 लिखूं, मैं -2 लिख दूं, तो ये आखिरी के 2 कैरेक्टर्स फैच करके लाएगा, TH EL RD ES ऐसे करके निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो अगर जब मैं -1 लिख रहा हूँ तो मैं आखिरी पोजीशन पे हूँ, आखिरी पोजीशन से मेरे को एक ही कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है, तो मैं एक ही कैरेक्टर फैच कर सकता हूँ, 3 कैरेक्टर्स मैं फैच कर ही नहीं सकता। क्लियर है? अब अगर मैं लिखता हूँ -3, 1, इसका मतलब है कि मैं थर्ड लास्ट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। थर्ड लास्ट डिजिट मेरा कौन सा है? ठीक है, थर्ड लास्ट डिजिट मेरा है I, स्मिथ में एलन में L है, वार्ड में A है, तो ये इस तरह का फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, सो इट विल फाइंड द सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग में 3 आर्गुमेंट है, पहला है स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितनी लेंथ के कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। क्लियर? अब इसमें सारे के सारे फंक्शन मैंने पढ़ा दिया, एक फंक्शन बच गया विच इज साउंडेक्स। ठीक है, इस साउंडेक्स का यहाँ पर एल्गोरिथम दिया हुआ है। ये देखिए साउंडेक्स का यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्गोरिथम दिखा रहा है। पहले साउंडेक्स को सिंपली एक यूज करके देखते हैं कि मैं लिख रहा हूँ ename कॉमा साउंडेक्स ऑफ ename फ्रॉम EMP। तो ये क्या कर रहा है, सबका एक साउंडेक्स कोड निकाल के दे रहा है। स्मिथ का S530, एलन का A450, वार्ड का W630, जोन्स का J520, ऐसा करके क्या कर रहा है, कोड निकाल के दे रहा है। ये कोड कैसे निकल रहा है, तो उसके लिए पूरा एल्गोरिथम दिया हुआ है कि पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर करो, पंक्चुएशन मार्क्स को डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद रिटेन द फर्स्ट लेटर, W H और Y के जितने भी ऑकरेंस हैं उनको 0 से रिप्लेस कर दो। और उनके बाद कुछ कोडिंग दी हुई है, कोडिंग देने के बाद फिर कुछ दिया है कि इसको टोटल 4 या 5 कैरेक्टर, मतलब देखिए अपर केस लेटर डिजिट में 4 डिजिट का आपको क्या करना है, बना के देना है। ठीक है, अब ये बना के उसने दिया है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, ये तो हमने बना लिया कि इसका साउंडेक्स क्या आ रहा है, इसका साउंडेक्स क्या आ रहा है, इसका साउंडेक्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है कि मुझे डेटाबेस से कभी कभार क्या होता है कि ऐसे नेम्स को क्या करना है, सर्च करना है जिनकी स्पेलिंग मुझे नहीं पता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्कॉट नाम का यूजर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन स्कॉट की मुझे स्पेलिंग नहीं पता है। ठीक है, स्पेलिंग नहीं पता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ename फ्रॉम EMP वेयर साउंडेक्स ऑफ ename दैट इज इक्वल टू साउंडेक्स ऑफ, अब मुझे जो भी स्पेलिंग पता हो स्कॉट की, मैंने लिख दिया SKOP, तो ये आपको एक्चुअल नेम फाइंड करके दे देगा, स्कॉट। ठीक है, सो दीज 2 स्ट्रिंग्स आर साउंड्स अलाइक, स्कॉट दोनों को अगर मैं प्रोनाउंस करूंगा तो दोनों का जो साउंड आ रहा है वो स्कॉट ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शंस को क्या करेगा, वो निकाल के देगा आपको। ठीक है, अब स्कॉट की जो भी मैं स्कॉट मैंने ऐसे लिखा है, मैं स्कॉट ऐसे भी लिख सकता था, इसमें भी आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आप देखें इस स्कॉट का साउंडेक्स कोड और इस स्कॉट का साउंडेक्स कोड दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ऐसे स्ट्रिंग्स को फाइंड कर रहा है डेटाबेस से विच आर साउंड्स अलाइक, इनका साउंड सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें साउंड सेम आने के लिए पहला जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपका सेम होना चाहिए, ये आपको एल्गोरिथम में पहले ही बोल दिया है। ठीक है, कि रिटेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्कॉट की स्पेलिंग अगर ऐसा लिखूं, तो ये आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में इस स्कॉट की स्पेलिंग जो हो रही है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है स्कॉट भले हो रहा है लेकिन हैश कैरेक्टर ई है, मतलब उसका कोड ई करके ही कुछ आएगा और इसमें स्कॉट का एस करके कुछ आएगा, तो वो दोनों सेम नहीं हो सकते। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। किसी फंक्शन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फॉर डेट फंक्शन। एनी डाउट रिगार्डिंग स्ट्रिंग फंक्शंस? एनी डाउट? सर लेंथ कितने की हो सकती है ना? क्या बोल रहे हो?
लेंथ सर लेंथ मिसमैच किया भी तो चलेगा ना? लेंथ मिसमैच करेगा मतलब? हाँ, ये इसमें साउंड एक्स में ना, यस सर। हाँ साउंड एक्स में लेंथ मिसमैच होकर चलेगा, लेकिन उसका एक्चुअली इसका कोड सेम आना चाहिए। ये जो कोड आ रहा है इसका ना, जो 5 डिजिट 4 डिजिट का जो कोड आ रहा है, फर्स्ट लेटर और 3 डिजिट आ रहे हैं, डिजिट बेसिस बेस्ड हैं इन पर्टिकुलर एल्गोरिथम के इन कैरेक्टर्स पे। ठीक है, तो यहाँ देखें सी और एस दोनों का जो है 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि एस फिर यहाँ पे आ रहा है 2 करके बाद फिर ओ है, तो ओ को तो हमें 0 से रिप्लेस करना है, तो S2 0 और फिर टी का भी कहाँ है पर 3 है। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए S203। अगर आप स्कॉट का देखें तो यहाँ पे S203 आना चाहिए। कहाँ गया स्कॉट? ये रहा, S300 आ रहा है। ठीक है, S300 क्यों आ रहा है? एल्गोरिथम से आप एक बार करके देखेंगे। स्कॉट मतलब जो जितने भी स्कॉट हैं उनका सबका S300 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साउंडेक्स ऑफ स्कॉट फ्रॉम EMP, तो इसका भी S300 ही आना चाहिए, EMP नहीं, यहाँ पे डुअल होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एल्गोरिथम मुझे कहीं मिला था तो मैंने यहाँ डाल दिया था। ये एल्गोरिथम हो सकता है कि चेंज भी हुआ हो, ठीक है, या मैंने कहीं से उठाया तो वो अलग एल्गोरिथम हो सकता है। तो ये साउंडेक्स फंक्शन हमेशा वेयर क्लॉज में ही यूज करते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, वो भी इसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं जब हम ऐसे स्ट्रिंग्स के नेम निकालें जिनका मुझे स्पेलिंग नहीं पता है लेकिन मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन पता है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, कोई एक सैंपल स्ट्रिंग मैंने पास कर दी कि इसका साउंडेक्स और इसका साउंडेक्स सेम होना चाहिए, ऐसे नेम्स मुझे यहाँ पे क्या कर दिए, डिस्प्ले कर दिए। क्लियर है? और किसी कोई डाउट है? एनी मोर डाउट्स? आवाज आ रही सबको? यस सर आ रही। यस सर। जब मैं मीट में आ रहा हूँ तब जाके आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलिए, तो आ जाते हैं अब डेट फंक्शंस पे। ठीक है, डेट फंक्शंस हमारे पास टोटल 9 फंक्शंस हैं। सिस डेट, करेंट डेट, लास्ट डे, नेक्स्ट डे, मंथ बिटवीन, एड मंथ्स, टू डेट, टू केयर एंड न्यू टाइम। वन बाय वन देखते जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज सिस डेट। So select sysdate from dual. So it will display the current system date and time. तो अभी देखिए आज की डेट जो है वो है 31 मार्च 21। तो आज की डेट दिखा रहा है आपको 31 मार्च 21। ठीक है, टाइम अभी नहीं दिखा रहा है, टाइम थोड़ी देर बाद दिखाएगा आपको। ठीक है, टाइम के लिए हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा। सेकेंड फंक्शन इज करेंट अंडरस्कोर डेट फ्रॉम dual। तो आउटपुट आपका सेम आ रहा है। दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहला फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, सिस्टम डेट निकाल रहा है सर्वर मशीन की जहाँ पे डेटाबेस है, और करेंट अंडरस्कोर डेट क्या कर रहा है, सेशन का डेट निकाल रहा है कि जिस सेशन में ये जिस पर्टिकुलर टाइम डेट पे जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये सेशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सेशन आज ही स्टार्ट किया गया तो इसलिए इसका भी डेट सेम ही आ रहा है जो सिस्टम डेट का डेट आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप रन कर रहे हैं और आपको आउटपुट आ रहा है 31 मार्च 21, तो ये आपके डेट से आ रहा है। जैसे मेरे मशीन में यहाँ 31 मार्च 21 है, अगर आपने चेंज किया तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर। ठीक है, कि आउटपुट जो भी यहाँ पे डेट होगा वही आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, इसमें सर्वर मशीन में आपने क्या कर दिया, ओरेकल का इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसके बाद अलग अलग मशीन में आपने क्या किया है, ओरेकल के क्लाइंट्स डाले हैं और क्लाइंट से आप क्या कर रहे हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं कनेक्ट करके। सो ऑल विल गेट द सेम आउटपुट, और आउटपुट कहाँ से आएगा, सर्वर मशीन का जो इंस्टेंस जहाँ पर रखा हुआ है ओरेकल का, वहाँ का जो डेट होगा वहाँ से डेट लेके आएगा। क्लियर है? तो ये आपके क्लाइंट मशीन के आउटपुट से नहीं आ रहा है। अभी आप अपने अपने लैपटॉप में खुद का इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, इसलिए आपको आपके मशीन का डेट दिखा रहा है। क्लियर? अदरवाइज ये हमेशा सर्वर से फेच होके आता है।
क्लियर है? तो दिस इज सिस्टम डेट एंड टाइम, दिस इज करेंट डेट एंड टाइम फॉर द सेशन। फिर आ जाते हैं लास्ट अंडरस्कोर डे। तो अगर मैं लिखता हूँ सिस डेट, अच्छा सिस डेट में एक चीज और बतानी थी कि जो ओरेकल का डेट फॉर्मेट है, ठीक है, अगर आप अभी देखें आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है? आपको आउटपुट आ रहा है dd डैश MON डैश YY। ये मेरा ओरेकल का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, मतलब जो भी आउटपुट मेरा आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। क्लियर है? तो अगर मुझे कोई डेटा सर्च करना है डेटाबेस से तो भी मुझे ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज सर मंथ को न्यूमेरिक फॉर्म में ले सकते मंथ हैं? को न्यूमेरिक फॉर्म में अगर आपको देना है तो उसके लिए एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, सबसे आखिरी में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, जो लैब 1 में मैंने पढ़ाना मिस कर दिया था आप लोगों को, एक क्वेरी थी मैंने डेट फंक्शन की, देखे हैं आप लोग? यस सर। ये वाली क्वेरी, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव जॉइन्ड द कंपनी बिफोर 30th जून 90 और आफ्टर 30th दिसंबर 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको डेट दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? ऐसे नेम ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर हायर डेट। अब हायर डेट अगर आप देखें, इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो हायर डेट जो है वो एक डेट फॉर्मेट डेटा यूज कर रहा है। यहाँ पे देखिए डेट यूज हो रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डेट यूज करना पड़ेगा, डेट का फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर हायर डेट। अब हायर डेट क्या बोल रहा है? वो है ज्वाइन द कंपनी बिफोर 30th जून 90, ठीक है। तो बिफोर मतलब हायर डेट इज लेस देन 30 जून 90 और हायर डेट इज ग्रेटर देन क्या बोल रहा है? आफ्टर 31 दिसंबर 90। तो 31 दिसंबर 90, तो ये आपको आउटपुट आ रहा है 14 रोज आ रही हैं। इसमें कितनी रोज दिखा रहा है? मैंने 14 रोज दिखा रही, वही 14 रोज आपको यहाँ पे क्या आ रही है? आउटपुट में आ रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो ये यूज कर रहे हैं ये इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ये क्वेरी लिखें ऐसे कुछ, तो ये आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा। दिखा रहा है आपको नॉट ए वैलिड मंथ, ठीक है। तो अगर ऐसा यूज करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा to_char फंक्शन, जो हम लोग सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी हम देख रहे थे डेट का फॉर्मेट। तो डेट का फॉर्मेट हमने जो पढ़ा वो क्या था? dd डैश MON डैश YY। अगर मुझे कोई भी डेट फेच करनी है या कोई भी डेट सर्च करनी है तो मुझे वो फॉर्मेट को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं लास्ट अंडरस्कोर डे। तो सेलेक्ट ई नेम नहीं, सेलेक्ट सिस डेट कॉमा लास्ट अंडरस्कोर डे फ्रॉम सिस डेट फ्रॉम dual, so it will display the last day of the current month। तो अभी अगर आप देखें सिस डेट करंट डेट दिखा रहा है, उसी करंट डेट का मैं लास्ट डे निकाल रहा हूं तो भी 31, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस महीने का, ठीक है। अगर मैं कोई डेट स्पेसिफाई करूं, सपोज मैं यहाँ पे स्पेसिफाई किया 01 Feb 21 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लास्ट डे में भी 01 Feb 21, ये क्या दिखाएगा? उसका लास्ट डे दिखा देगा कि उसका लास्ट डे क्या था? 28 फरवरी 21 था। सो लास्ट डे विल डिस्प्ले द लास्ट डेट ऑफ द करेंट मंथ, जो भी मैंने यहाँ पर इसका दिया है। इस पर्टिकुलर डेट का मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा, उस मंथ का लास्ट डेट निकाल के आपको क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। So select sys date, comma next underscore day sys date, ठीक है। अब आज जो है वो आज क्या है? आज मेरे ख्याल से वेडनेसडे है,
तो मुझे निकालना है नेक्स्ट वेंसडे की क्या डेट निकल रही है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेंसडे फ्रॉम डेली। तो अगला वेंसडे जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 7 अप्रैल को। देखिए 7 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट वेंसडे की डेट निकाल रहा हूं मैं। अगर मुझे नेक्स्ट संडे की डेट निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, SUN लिखूंगा। ये संडे की डेट निकाल के दिखा रहा है आपको। नेक्स्ट मंडे की डेट निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, MON लिखूंगा। ये नेक्स्ट मंडे की डेट निकाल के देगा। या तो फिर मैं क्या करूं, डे ऑफ द वीक लिखूं, ठीक है। तो डे ऑफ द वीक मीन्स मैं आप लेता हूँ 4 ले रहा हूं, मतलब मैं 4 ले रहा हूं, मतलब मैं किसका निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं वेंसडे का निकाल रहा हूं। क्लियर है। तो वेंसडे निकल रहा है आपको 7 अप्रैल 21, ठीक है। तो ये 4 कहां से आया, 4 आ रहा है आपका डे ऑफ द वीक से। तो एक वीक में टोटल 7 डे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट डे जो होता है वो होता है संडे, सेकेंड डे जो होता है मंडे, थर्ड डे जो होता है ट्यूसडे, फोर्थ डे जो होता है वेंसडे, फिर होता है थर्सडे, फिर होता है फ्राइडे और आखिरी में होता है आपका सैटरडे। क्लियर है। तो अगर मैंने 1 लिखा मतलब वो नेक्स्ट संडे निकालेगा, मैंने अभी 4 लिखा है मतलब वो नेक्स्ट वेंसडे की वैल्यू निकाल के दे रहा है। क्लियर है। तो ये जो सेकेंड आर्गुमेंट है ये क्या होगा, डे ऑफ द वीक भी आप दे सकते हैं। डे ऑफ वीक कि फर्स्ट डे निकालना है, कि सेकेंड डे निकालना है, कि थर्ड डे निकालना है, कि फोर्थ डे निकालना है, कि फिफ्थ डे निकालना है, कि सिक्स डे निकालना है, कि 7 डे निकालना है। क्लियर है। सो वीक का पहला डे होता है संडे और संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। सेकेंड डे से पूरा वर्किंग आवर रहता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 लिख रहा हूँ मतलब वो संडे निकाल रहा है, ठीक है। तो 1 को मंडे आप टर्न नहीं करेंगे ना। अब आप कहीं भी अगर आप कैलेंडर देखें, ठीक है, कहीं भी आप कैलेंडर आप देखें तो कैलेंडर में पहला दिन जो दिखाता है तो यहाँ पे आपको दिखा जरूर है मंडे, लेकिन पहला दिन जो होता है वो होता है संडे, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इससे, क्योंकि पहला दिन वीक का पहला दिन होता है संडे, दूसरा दिन होता है मंडे, तीसरा दिन होता है वेंसडे, तीसरा दिन होता है ट्यूसडे, फोर्थ डे होता है वेंसडे, ठीक है। और अगर मैं इस डे ऑफ द वीक में 7 के अलावा मैं अगर 8 दूं तो इसमें आएगा एरर, क्योंकि ऐसा कोई डे ऑफ द वीक होता ही नहीं है। जो डे ऑफ द वीक रहते हैं वो 1 to 7 ही हो सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट अंडरस्कोर डे विल डिस्प्ले द नेक्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट, जो भी आपको डे ऑफ द वीक चाहिए, मंडे चाहिए, ट्यूसडे चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करके देगा। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट इज मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन। सबसे पहले देखते हैं ऐड अंडरस्कोर मंथ्स। तो सेलेक्ट सिस डेट कॉमा ऐड अंडरस्कोर मंथ्स, और मंथ्स में दे रहा हूँ सिस डेट कॉमा 2। तो ये क्या करेगा, 2 महीने बाद की डेट निकाल के देगा। तो आज की डेट जो है वो सिस डेट से पता चल रही है। आज की डेट जो है वो 31 मार्च 21 है। 2 महीने बाद जो डेट होगी वो होगी 31 मई 21। क्लियर है। अगर मुझे 2 महीने पहले की डेट निकालनी है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -2। मुझे सब्ट्रैक्ट अंडरस्कोर मंथ करके कोई फंक्शन नहीं होता है, मुझे क्या करना है, -2 लिख देना। -2 निकालने से क्या दिखा रहा है, ये 31 जनवरी 21। ये 2 महीने पुरानी डेट क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है। क्लियर। अब आपको चाहिए कि मुझे कल की डेट क्या है या 2 दिन बाद की क्या डेट है, ठीक है। तो 2 महीने बाद की डेट आपने निकाल ली, 2 दिन बाद की अगर आपको डेट चाहिए तो वो क्या करेंगे, आप डायरेक्टली लिखेंगे सिस डेट कॉमा 2 दिन बाद चाहिए तो सिस डेट प्लस 2, है ना, सिस डेट प्लस 2। तो ये क्या करेगा, 2 दिन बाद की डेट निकाल के देगा। तो आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, 2 दिन पहले की डेट चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये 2 दिन पुरानी डेट निकाल के दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं डेट में। तो डेट में आप डेज ऐड कर सकते हैं, मंथ्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथ्स ऐड करने के लिए आपको ऐड अंडरस्कोर मंथ्स दिया है, लेकिन डेट ऐड करने के लिए डायरेक्टली आप 2 3 जितने भी डेज आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं डायरेक्टली आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन। तो अब मेरे पास क्या है, 2 पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है सिस डेट कॉमा हायर डेट, फिर मैंने लिखा है मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन सिस डेट कॉमा हायर डेट। ये क्या करेगा, पहले कॉलम में
अच्छा, यहाँ पे आएगा आप EMP। तो पहले कॉलम में देखेंगे तो पूरा सिस डेट है, आज की डेट दिखा रहा है। सेकेंड कॉलम में सारे एम्प्लॉय की क्या हायर डेट है, मतलब ज्वाइनिंग डेट है। और थर्ड कॉलम में इन दोनों के बीच में कितने मंथ्स का जो डिफरेंस है वो निकाल के दे रहा है। ठीक है, सो मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन फंक्शन एज्यूम्स 1 month that is equals to 30 days। ठीक है, 1 month is equals to 30 days एज्यूम करके क्या करता है ये आपको दिखाता है। ठीक है, मतलब जो भी आपको यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स दिखा रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, इनके बीच में जो डेज का डिफरेंस आ रहा है उसको 1/30 करके क्या कर रहा है, मंथ्स में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करके क्या कर रहा है उसमें दिखा रहा है। क्लियर है? तो अब अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज निकालने हैं इन दोनों के बीच में कि इसको कितने दिन एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप कैसे निकालेंगे? कितने डेज अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, मंथ्स निकालने के लिए तो आपने मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन निकाल दिया, और इसको आपको अगर राउंड ऑफ करना है तो आप इसको राउंड कर सकते हैं। तो मुझे राउंड करके इसको दिखाइए कि एग्जैक्ट कितने मंथ्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतने कंप्लीट मंथ का उसको क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो चुका है। अब मुझे निकालना है कि कितने डेज, तो डेज में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई अगर 30 करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एज्यूम कर रहा है 1 month इज इक्वल टू 30 डेज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे सिस डेट माइनस हायर डेट एज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम EMP। तो ये दिखा रहा है आपको कितने दिन हो चुके हैं, इस डेट और इस डेट के बीच में कितने दिन हो चुके हैं, तो ये इतने दिन हो चुके हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब अगर आपको अपनी एज निकालनी हो, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेरी दी हुई है मैंने, डिस्प्ले योर एज इन डेज, डिस्प्ले योर एज इन मंथ्स, डिस्प्ले योर एज इन ईयर्स। तो पूरा क्वेरीज यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, लैब 3 में है क्वेरीज। फिर डिस्प्ले योर नेम अलॉन्ग विथ नेम, ये देखिए एज इन डेज, एज इन मंथ्स, ऐसा करके आपको कुछ दिया हुआ है। तो अगर मुझे मेरी अगर आपको निकालनी है मुझे अपनी, तो मैं क्या लिखूंगा, सिस डेट कॉमा अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या करूँगा, मैं उसको माइनस करूँगा। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरी, तो मैंने लिखा 6 जून 83। ठीक है, एज एज इन डेज फ्रॉम 12। तो ये मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है एरर। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे to_care। और उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट को समझा देते हैं कि पहला डे है, दूसरा MON है, तीसरा जो है वो YY है। तो भी आपको इनवैलिड नंबर शो कर रहा है, 06 जून 83 डेज। ठीक है, सिस डेट माइनस हायर डेट किया हमने, तब हो रहा है ना। अच्छा, to_care ना करके हम क्या करते हैं, to_date आएगा यहाँ पर, तब भी यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, DT MON YY। सो अगर चेंज कर दें हम, सर उसको MM कर दो सर, MM की जगह। हाँ वही चेंज ही कर रहा हूँ मैं। ये माइनस दिखा रहा है क्योंकि ये डेट कंपोनेंट बड़ा है, तो उसको आप क्या करेंगे, इधर लगाएंगे माइनस सिस डेट। तो कितने दिन हो चुके हैं, 22,711 दिन हो चुके हैं। अगर इसको मुझे मंथ में कन्वर्ट करना है तो अब डिवाइड बाई 30 कर लीजिए, या मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन लगा लीजिए। आप ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो पहले मंथ्स निकालिए, फिर मंथ से आप क्या कीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 12 कीजिए, तो उतने आपको क्या मिलेंगे, ईयर्स मिलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा अभी लास्ट में, मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन के बाद हमने यहाँ पर देख लिया to_date।
हम्म। ऐसा किसी का डेट ऑफ बर्थ 1921 हो तो उसको कैसे देंगे? 1921 तो अच्छा, ये एक्चुअली ना आउटपुट गलत आ रहा है, ठीक है। आउटपुट पहले जो यहाँ मैंने क्वेरी लिखी थी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये मैंने यहाँ पर 20 मैंने यहाँ पर क्या दिया है 83 लिख दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या ले रहा है 2083 ले रहा है, इसलिए इस कंपोनेंट को पहले लिखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिस डेट को पहले ही लिखेंगे आप, ये जो है सिस डेट आप पहले आएगा यहाँ पर कॉमा करके, और यहाँ पे आप लिखिए 1983 और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए वाई 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 कर दीजिए। एग्जैक्टली मुझे दिखाएगा कि कितने दिन हो चुके हैं। एज एंड डेज आ रहा है, आप लिखिए 13,813। क्लियर है, ये मेरी एक्चुअल एज है। वो जो दिखा रहा था वो क्या रहा था 2083 से आज की डेट को क्या कर रहा है माइनस कर रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या रहा था माइनस आ रहा था। तो अगर आपका किसी की डेट ऑफ बर्थ में एज जो है जो 1911 है तो वहाँ पे क्या करेंगे 1911 लिखेंगे और यहाँ पे 4 बार वाई 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 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी में हमें एक और फंक्शन पढ़ना पड़ रहा है, वो है to_date। तो to_date विल कन्वर्ट योर डेट फॉर्मेट टू ओरेकल्स डेट फॉर्मेट। तो अगर मुझे कोई भी डेट देनी है, फॉर एग्जांपल मुझे देनी है 06/06 और मैंने दिया जैसे 1983, ठीक है। अब मुझे फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि पहला चीज क्या है, पहला कंपोनेंट जो है वो dd है, दूसरा जो है वो मंथ का है, तीसरा जो है वो y का कंपोनेंट फ्रॉम ड्यूअल। सो इट विल कन्वर्ट दिस डेट फॉर्मेट टू ओरेकल्स डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो 6 जून 83 क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि वो जो आपने इनपुट दिया है वो ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज इसको करता हूँ 12, इसको करता हूँ सपोज 08, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा आपको 12 अगस्त 83, ठीक है। इसी को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ mm, यहाँ पे कर देता हूँ dd, तो ये पहला करेगा mm का मतलब दिसंबर दिखाएगा, 8 दिसंबर 83। तो आपको जो भी इनपुट फॉर्मेट मिला हुआ है उस फॉर्मेट को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस to_date क्या करता है ओरेकल के डेट फॉर्मेट में क्या ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके दिखा देता है, ठीक है। तो ओरेकल फॉर्मेट क्या है dt-mon-yy, तो इसलिए आउटपुट आ रहा है आपका 08 DEC 83। क्लियर है। तो to_date will convert your date from your format to Oracle's default format. Oracle's default format is dd-mon-yy। क्लियर है। तो अप टू 7 फंक्शंस तक हमने पढ़ चुके हैं। अब पहले पढ़ते हैं 9th फंक्शन। 9th फंक्शन में हमने लिखा है new_time date from one time zone to another time zone, और ये टाइम जोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं AST, ADT, BST, BDT, CST, CDT, इनके फुल फॉर्म्स यहाँ पे आपको क्या है दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये new_time फंक्शन क्या करता है, ये आपको करता है ये है कि सेलेक्ट सिस डेट मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा new_time। अब मुझे सिस डेट को कन्वर्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट टाइम जोन, फर्स्ट टाइम जोन है AST टू सेकेंड टाइम जोन, सेकेंड टाइम जोन है BST। तो AST वाले टाइम जोन के डेट को कन्वर्ट करके BST वाले डेट में कन्वर्ट करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये जनरली हमको तब करना पड़ता है जब मुझे पता करना है कि अभी यहाँ के टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पे क्या डेट चल रही है, क्या टाइम चल रहा है। तो दूसरे जगह का अगर मुझे टाइम जोन मिल जाए, फॉर एग्जांपल मुझे लंदन का टाइम पता करना है, अभी अगर यहाँ पर 4:22 हो रहे हैं, लंदन में कितना टाइम हो रहा है, तो मुझे लंदन का टाइम जोन निकालना पड़ेगा और फिर उसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डालना पड़ेगा, यहाँ का टाइम जोन और वहाँ का टाइम जोन। तो वो वहाँ का क्या करेगा आपको डेट और टाइम निकाल के दे देगा। क्लियर है। तो ये एक डेट को दूसरे डेट में कन्वर्ट करने का आता है जोन वाइज। तो जोन के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया, बहुत सारे जोन्स दिए हुए हैं, ठीक है। टाइम जोन्स दिए हुए हैं AST, ADT से लेकर पूरा। हमारा जो टाइम चलता है वो हम बोलते हैं IST, लेकिन IST जो है कोई स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम बोलते हैं वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमें जो फॉलो करना पड़ता है वो फॉलो करना है GMT + 530, ठीक है। तो GMT + 530 हमारा टाइम जोन हुआ, और जहाँ का मुझे कन्वर्ट करना है उसका टाइम जोन अगर मैं निकालूँ तो मुझे क्या होगा, वहाँ का टाइम डेट और टाइम क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर है। तो ये आखिरी फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। अब आ जाते हैं to_char।
ये सबसे बड़ा फंक्शन है हमारा, हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लिख रहे थे सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम 12, सो इट विल डिस्प्ले दी डेट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ टू अंडरस्कोर कैर सिस डेट। मुझे क्या चाहिए, मुझे डेट फंक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखा डे, dd, तो dd से दिखा रहा है वो 31, आज का जो डेट है वो 31 है। अगर मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा तो क्या दिखाएगा आपको, 03 दिखा रहा है। अगर मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखा है yy, तो ये दिखा रहा है हमको आज का ईयर 21। ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट ईयर चाहिए तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर yy लिखूंगा, ये क्या दिखाएगा 2021 दिखा रहा है। क्लियर है, तो जो भी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो मुझे सेकंड फॉर्मेट में देना है। पहला मेरा डेट कंपोनेंट रहेगा कि डेट में से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे डेट एक्सट्रैक्ट करनी है कि मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है कि मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली मुझे अगर कंप्लीट डेट और टाइम दोनों चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा dd yy स्पेस HH:mi:SS, और फिर मैं अपना फॉर्मेट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो ये मुझे कंप्लीट बता रहा है, देखिए 31 मार्च 21 4:24 ये मुझे अब डेट के साथ टाइम कंपोनेंट भी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। और इस क्वेरी को अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए टाइम मेरा क्या है, चेंज भी होते जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब का टाइम क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है HH:mi:SS। ठीक है, इसी में आप दे सकते हैं HH:12, तो बाई डिफॉल्ट HH:12 ही रहता है, मतलब 12 और फॉर्मेट में। अगर मैं HH:24 कर दूं तो ये क्या करेगा, 24 आवर्स के फॉर्मेट में आपका आवर कंपोनेंट दिखाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 425 ये दिखा रहा है 16, 25, 24। क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है डेट में से मंथ निकालना है तो मैंने किया था, मगर सिंपल m लिखता हूं तो भी क्या करेगा, सिंपल m इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल। एक काम करते हैं, सिंपल d यूज करते हैं। सिंपल d क्या कर रहा है, आपको डे ऑफ द वीक बता रहा है, तो टुडे इज द 4th डे ऑफ द वीक। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ डबल d, तो ये आज का डेट निकाल के दिखा रहा है, 31 है आज। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ट्रिपल d तो क्या कर रहा है, करंट ईयर में कौन सा डे चल रहा है वो दिखा रहा है। So today is the 90th day of the current year। ठीक है, तो इस ईयर में जो 365 डेज हैं उसमें से ये जो है 90th डे चल रहा है आज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 4 बार डी देता हूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ये दिखा रहा है 904। ये क्या कर रहा है, सेंचुरी में से यूज कर रहा है। सेंचुरी मतलब जो 2000 के बाद अब कितने दिन हो चुके हैं, सॉरी 2000 नहीं, अभी क्या चल रहा है, 2020 के बाद होगा सर शायद। नहीं, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पूरे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। तो 3D तक दिया है, 4th D तक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। तो ये 2020 के बाद है क्या, आप नहीं 2020 के बाद तो नहीं होगा, ये आपको दिखाएगा 2000 के बाद ही दिखाना चाहिए कायदे से, लेकिन 2000 के बाद भी 904 डेज बहुत कम दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे आ जाते हैं। अगर मैं डे निकालना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ डे, तो ये आज की डेट दिखा देगा, वेंसडे। अगर मुझे डिस्प्ले करना है टुडे इज वेंसडे, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे टुडे इज, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करके फंक्शन यूज करेंगे, तो आउटपुट आ रहा है टुडे इज वेंसडे। क्लियर है, तो ऐसे करके आपको आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, अच्छा जे यूज करते हैं, जे स्टैंड्स फॉर जूलियन डे। ठीक है, जूलियन डे मीन्स यहाँ पे टुडे इज हटा देते हैं। सो जूलियन डे मीन्स 1 जनवरी 4712 BC के बाद कितने दिन हो चुके हैं ये आपको बताएगा। तो इतने दिन हो चुके हैं,
ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। सिमिलरली मैं क्वार्टर ऑफ द ईयर निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q। सो वी आर इन द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, और लास्ट क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हम लोग जो है लास्ट डे में फर्स्ट क्वार्टर के, तो यहाँ पे क्वार्टर दिखा रहा है आपको 1। क्लियर है? तो ये आप पूरे यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करके देख सकते हैं। ये पूरे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ चीजें बस काम की हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ DD, तो ये क्या कर रहा है, आज का डेट निकाल के दे रहा है। अब मैं इसमें DDTA चूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, आखिरी में 31st कर देगा उसको। अगर ये 10 होता तो 10th हो जाता, 31 है इसलिए 31st हो गया है। ठीक है, तो आखिरी में क्या हो रहा है, उसको ST या NF या TH करके हम क्या कर रहे हैं, TH करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे उसको स्पेल्ड आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, DDSP कर रहा हूँ, तो उसको क्या कर रहा है, ये स्पेल्ड आउट कर दे रहा है 31। ठीक है, अब अगर मुझे दोनों को एक साथ यूज करना है तो मैं SPTH यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो THSP भी यूज कर सकता हूँ। तब ये आपको क्या दिखा रहा है, 31st करके आउटपुट आ रहा है दोनों में। दोनों में आउटपुट देखिए सेम आ रहा है, 31st। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, SP स्टैंड्स फॉर स्पेल्ड आउट। ठीक है, तो ये आपको शायद यहाँ पर मैंने दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, SP एंड TH ये दोनों मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। SP स्टैंड्स फॉर स्पेल्ड आउट और TH क्या कर रहा है, आखिरी में उसको एपोस्ट्रोफियस करके लगा रहा है। जो भी जैसे 3 है तो 3rd हो जाएगा, 4 है तो 4th हो जाएगा, 5 है तो 5th हो जाएगा, 6 है तो 6th हो जाएगा, 7 है तो 7th हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज आपका क्या हो रहा है, जहाँ पे TH लगेगा वहाँ पे TH लगाएगा, जहाँ पे जैसे 31st है तो 31st में तो ST लगेगा वहाँ पर। क्लियर है? सिमिलरली आप वीक ऑफ द ईयर, वीक ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, डे ऑफ द निकाल सकते हैं, डे ऑफ वीक, नेम ऑफ द डे निकाल सकते हैं, आवर ऑफ द डे, ये सब आप क्या करेंगे, ट्राई करके देखेंगे। और ट्राई करके ये सारी क्वेरीज आप क्या करेंगे, बना के देखेंगे। जो क्वेरी नहीं बनेगी फिर वो आप क्या करेंगे, डाउट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो दिस विल कंप्लीट योर स्ट्रिंग एंड डेट फंक्शन। उसके बाद आ जाता है ये जो नेक्स्ट लैब में हम लोग पढ़ेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लैब है। 4th एंड 5th लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट लैब। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को DDL क्वेरी, DML क्वेरीज खत्म करा दूंगा। DDL क्वेरी तो हमारी क्रिएट स्टेटमेंट खत्म हो ही गई है लगभग। ठीक है, अब हमें अल्टर क्वेरी पढ़ना है, ट्रंकेट क्वेरी पढ़ना है, ड्रॉप क्वेरी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो हम पढ़ के उसमें DML ऑपरेशन करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में फोकस करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे एसक्यूएल और अलजेब्रा में क्या रिलेशन है। तो अभी तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट? सर वो सेकंड लैब का 20वां क्वेश्चन बताएंगे क्या सर? बड़े जल्दी नींद खुली तुम्हारी। सेकंड लैब का 20वां क्वेश्चन। यस सर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Display the names of employees in ascending order of their names। यही ये फर्स्ट लैब का है, नहीं सेकंड लैब का 20वां बोला ना आपने। यस सर। सर वो मल्टीप्लाई करना है। अरे ये क्वेश्चन नहीं बना क्या आपसे? नहीं सर, थोड़ा सा वो हो गया था। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। चलो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने ऐसे डाले हैं इसमें जो इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, और ये उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके पास डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, दिख रहा है सबको?
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी में आपको डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40। मुझे 10, 20, 30, 40 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर सेलेक्ट EXP of select ESP of ln of sum of ln of DPT number as multiply from DPT। तो ये आपको आ रहा है, देखिए 240000, यही आउटपुट है इसमें। अब ये एग्जीक्यूट हुआ कैसे है ये देखते हैं। इसमें है मैथमेटिक्स, हमने लिखा है e टू द पावर, है ना। तो e टू द पावर में हमने क्या किया है, हमने टोटल किया है। तो हमने लिखा है ln of 10 प्लस ln of 20 प्लस ln of 30 प्लस ln of 40, ठीक है। अब नेचुरल लॉग का एक रूल होता है कि ln of m प्लस ln of n दैट इज इक्वल टू ln of m इंटू n, ठीक है। ये रूल होता है नेचुरल लॉग में। तो ये हो जाएगा ln of 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40। उसके बाद ये e और ln कैंसिल हो जाएगा और ये आपको आउटपुट मिलेगा 24000। क्लियर है। तो ये है उसकी क्वेरी, और क्वेरी कैसे आई है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए है ये क्वेरी। क्लियर है। इसको अगर मैं एमपी में करता तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसलिए मैंने उसको डिपार्टमेंट से आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस सर। और कोई डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 15 भी बता दीजिए ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, find out maximum salaries department wise excluding those who are having salary less than 3000। ठीक है। तो मुझे चाहिए पहले तो फाइंड आउट मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो सेलेक्ट डीपीटी नंबर कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी, ठीक है। आउटपुट मैंने क्या दिया, डीपीटी नंबर मैक्स सेल, तो एस मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब आ जाते हैं डिपार्टमेंट वाइज एक्सक्लूडिंग दोज हु आर हैविंग सैलरी लेस देन। हैविंग सैलरी लेस देन लिखा है, हैविंग मैक्सिमम सैलरी लेस देन नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर सैलरी इज लेस देन 3000। उसके बाद लिखेंगे हम ग्रुप बाई करके हम लिखेंगे डीपीटी नंबर। तो ये आपको आउटपुट आ रहा है 30, 20, 10, सेम आउटपुट आ रहा है, देखिए। क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि हैविंग मैक्सिमम सैलरी लेस देन, तब आप हैविंग के पास जाएंगे। अभी आपको बोल रहा है हैविंग सैलरी लेस देन, तो आप लिख रहे हैं सैलरी इज लेस देन 3000। क्लियर है। क्लियर है। और किसी को डाउट है। एनी मोर डाउट्स। नो सर। नो डाउट। एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे मुझे। एक क्वेश्चन देता हूं मैं। गेट क्वेश्चंस कहाँ गए भाई मेरे। एक काम करते हैं, ड्राइव में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है सबको? बताइए क्या ऑप्शन आएगा? हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्रुप बाय क्लॉज, पढ़ लिया ना, हैविंग क्लॉज भी पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या आना चाहिए आंसर? तो क्यू वाला ट्रू है। चलिए एक एक करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन पी दिखा रहा है, एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन अ हैविंग क्लॉज इवन इफ इट डज नॉट हैव अ ग्रुप बाय क्लॉज। सर पी एंड एस ट्रू होगा। पी ट्रू हो सकता है क्या? यस सर। An SQL query can contain a having clause even if does not have a group by clause। मतलब बिना group by के having हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस सर, यस सर। An SQL query can contain a having clause only if it has a group by clause। तो बिना group by के मैं having नहीं लिख सकता, ये बोल रहा है। तो P और Q में कोई एक ट्रू होगा, कौन सा ट्रू होगा? सर पी ट्रू है। P ट्रू है, Q को छोड़ देते हैं, काट देते हैं। All attributes used in the group by clause must appear in the select clause। नो सर। नो सर। All attributes used in the group by clause must appear in the select clause। मतलब जिससे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं वो मेरा सेलेक्ट लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है ये चीज जो है, ये ऐसी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट बीपीटी नंबर कॉमा मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय बीपीटी नंबर, मतलब जो जिससे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ उसको यहाँ पर होना ही चाहिए बोल रहा है ना। अगर मैं यहाँ से बीपीटी नंबर हटा दूँ तो भी आउटपुट आएगा ही आएगा, लेकिन वो आउटपुट मेरा लॉजिकल मीनिंग समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट 10 का है, कौन सा डिपार्टमेंट 20 का है, कौन सा 30 का मैक्सिमम सैलरी है। तो अगर लॉजिकली थिंक करें तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आना चाहिए कि ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपीयर इन दिस सेलेक्ट क्लॉज। ये मेरा क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली ये जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से आंसर आना चाहिए PNR, आउटपुट आना चाहिए A। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन हैविंग क्लॉज इवन इफ इट डज नॉट हैव ए ग्रुप बाय क्लॉज। ये मेरा अगर फॉल्स है मतलब हैविंग क्लॉज मैं तभी लगा सकता हूँ जब मैं ग्रुप बाय लगा सकता हूँ, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? तो इसमें भी अगर आप मैं बताऊं कि बिना ग्रुप बाय के आप हैविंग यूज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मेरे पास ये कंप्लीट डेटा है। अब मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट बीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी हैविंग max of cell is greater than 1000। इसमें आ रहा है एरर, यहाँ पे हम लिखते हैं max of cell। तो देखिए आउटपुट आ रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैक्सिमम की जगह min of cell, यहाँ भी कर देते हैं min of cell, तो बिना ग्रुप बाय के भी एक क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो रही है कि मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं एक्चुअली। इसको कर लेते हैं 800 कर लेते हैं या 500 कर देते हैं, तब 800 वाला आउटपुट आपको आना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो हैविंग मैं तब यूज करता हूं जब मेरे को कोई ना कोई ग्रुप फंक्शन को यूज करना है अपने सर्चिंग लिस्ट में।